मेरी प्रगति या अगति का ये मापदंड बदलो तुम, जुए के पत्ते सा मैं अभी अनिश्चित हूँ। जो लोग मुझे मिर्जापुर से पहचान लेते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि क ख ग सर क्या है बाहर डिस्ट्रैक्टिव है जो मिर्जापुर में नहीं था। कोई ना कोई तो किसी ना किसी बात पे ऑफेंड होगा। आपके 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं और नाराज होने के लिए इतने सारे बैठे हुए हैं। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर को 10 नॉमिनेशंस मिले। हाउ मेनी पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू। मेरी वो उम्र गुजर चुकी थी। स्ट्रेस का ऐसा है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हाउ सिक्योर यू आर फाइनेंशियली एंड अदरवाइज इन योर लाइफ। जो चीज की आप पायरेसी कर रहे हैं अगर वो नहीं बन पाई तो आप पायरेसी भी किस चीज का कीजिएगा बाद में। हिंदी फिल्म और वेब सीरीज में पार्श्व अभिनेता मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अड्डा अनफिल्टर्ड पे आज मेरे गेस्ट हैं वेब सीरीज मिर्जापुर एंड सीए टॉपर फेम थिएटर एक्टर शुभ्रज्योति बराट। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड सर, इट्स प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू, सेम हियर। अड्डा अनफिल्टर्ड में आप सबका स्वागत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा मकबूल आर्टिस्टों को ये बुलाएंगे और उनके साथ इंटरव्यूज करेंगे। सो लुक आउट फॉर दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अस। तो सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि थिएटर के एक्सपीरियंस ने आपको बॉलीवुड के लिए कैसे तैयार किया और कितना फर्क पड़ा, कितना आपको हेल्प मिली उससे? असल में मैं थिएटर ही करता रहा बहुत साल, मतलब 93 से मैं थिएटर कर रहा हूँ रेगुलरली। और मेरा कोई इस तरह का एम्बिशन नहीं था कि मैं इसमें जाऊं, मीडिया में जाऊं या कुछ। मैं थिएटर ही करना चाहता था। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मुझे कोई एक्टर नहीं बनना था। मेरा ये था कि मैं थिएटर करता रहूं, तो थिएटर में जो काम मिले वो करता रहूं, चाहे एक्टिंग मिले, चाहे डायरेक्शन का काम मिले, चाहे सेट का काम मिले, चाहे लाइटिंग का काम मिले, कुछ भी काम मिले, मैं थिएटर करता रहूं। I did not identify myself so much as an actor at that point of time, which happened much later in my life, about 7 years ago. कि मैंने सोचा कि ठीक है, if what happens if I identify myself as an actor, क्योंकि जैसे ही आप एक्टर की तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये बात आपके लिए मामूली हो जाती है कि आप कौन से मीडिया में काम कर रहे हैं। थिएटर भी एक मीडियम है, उसी तरीके से वेब सीरीज है या फिल्में हैं या टेलीविजन सीरियल है। जैसे ही आप ये तय करेंगे कि मैं एक्टर हूं तो मैं हर मीडियम में काम करना चाहता हूं, तो फिर आप हर जगह काम करेंगे। तो वही हो रहा है इन दिनों मेरे साथ कि मैं हर जगह काम कर रहा हूँ। जहां तक थिएटर से तैयारी का सवाल है तो थिएटर एक बहुत अच्छी विधा है जो आपको आपके स्किल्स को बहुत अलग लेवल पे होन करती है, एक तरीके से आपके स्किल्स को शार्पन करती है, उनको शान देती है। कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि एक एक्टर का थिएटर ट्रेन होना है? अगर अभिनय को आप अभिनय की तरह लेना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि जैसे जो लोग स्टार्स बनते हैं, इन द सेंस कि जो लोग मेल फीमेल लीड में काम करना चाहते हैं, वो एक अलग स्किल है। वो स्किल जरूरी नहीं है कि थिएटर से आए। बट ग्रूमिंग आई सपोज सबसे बेस्ट तो स्टेज से आती है। ग्रूमिंग, अभिनय की ग्रूमिंग हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें जो चाहिए आपको फिर मसल्स भी चाहिए, तो आपको डांस भी चाहिए, आपको फाइट भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है वो जो है ना, थिएटर का काम अपने आप में स्टेज नींव पक्की तो करता है। हाँ बिल्कुल, अभिनय के लेवल पे नींव पक्की करता है।
लेकिन स्टेज अभिनय वैसे ही है जैसे कि प्लेबैक सिंगिंग और क्लासिकल सिंगिंग का मामला है कि आप उस्ताद राशिद खान अगर क्लासिकल सिंगिंग करते थे तो उनका एक अलग ही लेवल ऑफ डेप्थ है उनकी म्यूजिक में, उनके गाने में, जो कि आपको शायद कोई प्लेबैक सिंगर में ना मिले। एज ए सेड की डेप्थ है तो मतलब क्लासिकल सिंगर्स आगे जाके अच्छे प्लेबैक सिंगर्स बनते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्लासिकल की थोड़ी सी ट्रेनिंग जिनके पास है वो अच्छे प्लेबैक सिंगर्स बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग करते रहेंगे तो अच्छे प्लेबैक सिंगर बनेंगे। वो एक अलग फिर कला हो जाती है, वो प्लेबैक जो है ना अलग कला हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि वो दोनों चीजों का एक बैलेंस बना के चलने की जरूरत है, जो प्रोफेशनली किसी मीडिया में अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी एक थिएटर से आप जुड़े थे कि अलग-अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करते थे? नहीं, मैं पहले तो एकजुट थिएटर ग्रुप जो नादिरा ज़हीर बब्बर का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं 93 में जुड़ा। मैंने भी वहाँ से वर्कशॉप्स किया है। अच्छा, तो मैं 93 में जुड़ा और मैं 2007 तक उस ग्रुप में लगातार काम करता रहा। बीच में मैंने दूसरों के साथ काम किया, जैसे चेतन दातार एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर, मेजरली काम उन्होंने मराठी थिएटर में किया है। अभी नहीं रहे वो, उनके साथ मैंने काम किया। इट वाज एंड आई हैड इंटरेक्टेड अ लॉट विद हिम, तो वो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। 2007 के बाद ये हुआ कि मैं फ्रीलांसिंग करने लगा। मैं किसी एक ग्रुप से जुड़े ना रह के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम करता था। तो मैंने सुनील शानबाग के साथ काम किया 2-3 प्लेस में, मैंने मानव कौल के साथ 2-3 प्लेस में काम किया, मैंने इनके साथ अभिषेक मजूमदार जो बैंगलोर बेस्ड हैं, बहुत ही अच्छे प्ले राइट डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया। ऐसे बहुत लोगों के साथ फिर काम करता रहा मुसलसल। So how did the first screen work happen? I don't even remember when I did the first screen work, but अभी की बात करते हैं, जब से मैंने प्रोएक्टिवली काम ढूंढना शुरू किया एंड काम करना शुरू किया। So I was doing this play called Kaumudi, and the people, they were casting for a movie called Rukh, which was being produced by Drishyam Pictures, and it was being directed by Atanu. Atanu also had directed a short film before, and now he was directing a full-length feature film. Very, very resolute director. And his wife Pooja Gupte was the DOP, and I think she is again a fabulous DOP. So they were casting for that movie. Kumudji was already there in that movie. Manoj Vajpayee was there. Adarsh Gaurav was there. So for one character they were casting for it, and I was doing this play called Comedy. तो वो लोग कॉमेडी का शो देख रहे हैं। उसके बाद मेरी कास्टिंग हुई उसमें, और फिर मैं उसमें काम किया। So that could be said to be the first. मैंने उससे पहले काम किया है, जैसे घनचक्कर एक मूवी बनी थी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था, या एक टेलीविजन सीरियल में मैंने काम किया था। बट दोज वेर लाइक आई वाज नॉट सर्चिंग फॉर, यू नो, वो पहचान वाले के जरिए से कोई काम आया, and it was a cameo. हाँ, मतलब वो कर लिया ऐसे, मतलब उसमें मेरा बहुत ज्यादा मन भी नहीं था, बहुत ज्यादा अपने आप को अप्लाई भी नहीं कर रहा था। प्रॉपर रिकग्निशन जो आपको लगता है वो आपको किस कैरेक्टर से और कौन से प्रोजेक्ट से मिला? वो तो विदाउट डाउट ये है कि आपका जो जब ये हुआ मिर्जापुर, तो उससे हुआ। नाइस। तो आपका फुल फ्लेजेड रोल जो है वो मिर्जापुर में हुआ? हाँ, जिस रोल से मुझे मतलब थोड़ी सी पहचान मिली और जो भी एप्रिसिएशन मिला, वैलिडेशन जिसको कहते हैं, वो मिला, वो मिर्जापुर वाले रोल से। रतीश शंकर शुक्ला। बट आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द राइटर। उन्होंने इतने अच्छे सीन्स लिखे, इतने ड्रामेटिक सीन्स लिखे कि जिसकी वजह से वो अभी भी जो लोग मुझे
मिर्जापुर से पहचान लेते हैं, वो हमेशा वो कहते हैं कि क ख ग सर, क ख ग वाला सीन, तो भाई वो तो राइटर का लिखा हुआ है, उनका कमाल है, उन्होंने ऐसे सीन को कंसीव किया। लेकिन या आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट दैट, इट्स अ स्मॉल पार्ट बट इट वाज वेरी ड्रामेटिक, so I think that is why that role got me a bit of recognition. स्वर और व्यंजन को पहली बार जगह मिली, अच्छा लगा। आप तो हिंदी वाले, वैसे आप बंगाली हैं जी बट आप हिंदी वाले हैं। हाँ, मैं बंगाली, मतलब हिंदी वाला बंगाली हूँ। हाँ। मैं, मेरे जो पिताजी की तरफ के रिश्तेदार नातेदार हैं, वो ज्यादातर बनारस और उसके आसपास जगहों में पीढ़ियों से बसे हुए हैं। मतलब मेरे परदादा कुछ आ गए थे, वो हेडमास्टर थे। तो बंगाली बात करते हैं, बोलते हैं? हाँ, क्योंकि मम्मी कलकत्ते की हाँ। है, तो बंगला में बात करता हूँ मैं, बंगला लिखना पढ़ना भी आता है मुझे। बट शुद्ध आपकी जो हिंदी है वो जी शुक्रिया, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी में ही ज्यादातर जो भी काम किया है वो हिंदी में किया है। बम्बई में भी जो थिएटर करता रहा तो वो हिंदी थिएटर करता रहा। वैसे मुझे कई सारी भाषाएं आती हैं, मैं मराठी भी बोल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा हिंदी में थोड़ी भोजपुरी पूर्वी जो देहाती, एकदम प्योर भोजपुरी तो नहीं, अवधी भोजपुरी मिक्स, थोड़ा सा जो एक मिक्स वहां पे चलता है, खासकर बनारस में प्योर भोजपुरी नहीं बोली जाती है, वो अवधी भोजपुरी मिक्स एक बोली जाती है, वो भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ी मराठी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ऐसा है। इट्स लाइक यू हैव अ थाली। हाँ, डिफरेंट भाषाओं के मामले में थोड़ा सा ऐसा है। तो मिर्जापुर करने के बाद जब आपको रिकॉग्निशन मिला, तब आपको लगा कि अरे इतने साल मैं थिएटर कर रहा था, ये पहले क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि I think I had crossed that age when you get swayed by how many people are recognizing you, और मेरी वो उम्र गुजर चुकी थी। मैं शायद आज से 7 साल पहले भी मेरी उम्र खासा बहुत ज्यादा कम नहीं थी, तो मुझे लगता है कि आई डिड नॉट गेट स्वेड बाय दैट फैक्ट। मतलब ये तो अच्छा ही लगता है कि कोई भी आपको पहचानता है, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, वो तो अच्छा ही लगता है, उसमें कोई, बट आई डिड नॉट फील कि मैंने थिएटर क्यों किया और मुझे ये, मुझे लगता है कि मैंने जो किया सो किया और बहुत सही किया, क्योंकि इफ आई वाज डूइंग से मीडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं हो सकता है कि बहुत खराब एक्टर साबित होता, मेरी ट्रेनिंग ही नहीं होती। तो भूख नहीं थी, अब भूख मिट चुकी थी? भूख नहीं थी, मतलब मीडिया की कोई भूख नहीं थी मेरे थिएटर का तो नहीं, कभी नहीं मुझे, मैं हमेशा से, अच्छा नहीं लगता है लोग पहचानते हैं और आपको अच्छा बहुत लगता है इसमें, हाँ अच्छा लगता है। कई बार पहले तो गुस्सा आता था इस बात पे, मतलब मान लीजिए हम लोग पृथ्वी थिएटर में इतना काम करते थे, कभी भूले बिसरे किसी टीवी के कमर्शियल में काम मिल गया और करके आया, तो पृथ्वी के कैंटीन वाला, अरे सर आपका, मैंने तो 20 साल से यहाँ थिएटर कर रहा हूँ, तब तो तूने कभी नहीं बोला। लेकिन दैट्स द नेचर ऑफ द मीटिंग। अगर मैं मान लीजिए वकील होता या मैं बैंक में नौकरी कर रहा होता, तो कोई मुझे सड़क पे पहचाने, इस बात की लालसा जो है ना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो व्हेन यू डूइंग थिएटर, you have to regard it like that you're doing some work in which maybe you will be known amongst your colleagues. आप प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के लोग शायद आपको पहचाने, वो भी if you are very lucky and if you by your nature is high profile, which I am not. So a lot of people even in theater don't know me because I have not been a very high profile person. I am not into, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जो है ना सबके बीच में जो है शो ऑफ करूं। शो ऑफ की भी बात नहीं है, मतलब स्टैंड आउट करने की मेरी मुझ में सलाहियत नहीं है। जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। आप भीड़ का एक हिस्सा रहना चाहते हैं? मैं जैसा, मतलब कंफर्टेबल हूँ, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं जो है, तो ऐसा, तो आई थिंक दैट्स लैक, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज लैक ऑफ एम्बिशन, और उस बात का एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी होता है आपके करियर पे, आपके बाकी चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी क्या हुआ, अभी ये
फिल्म फेयर के OTT का जो एक उनका होता है अवार्ड होता है, उसमें मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेटेड। मेरा भी नॉमिनेशन हुआ ये त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के लिए। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर को 10 नॉमिनेशन मिले। सो वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में। तो उसमें अगर आप वोट करने जाएंगी, प्लीज कर दीजिएगा अगर वोट करने जाएंगी तो मेरा सिर्फ नाम है, वहां मेरी कोई तस्वीर नहीं। अब इसमें किसी और की गलती नहीं है, ये तो मैंने कोई तस्वीर ऐसी रखी ही नहीं है जो वायबल फोटोग्राफ लगे जो वो लगाए वहां, तो है नहीं। अब मैंने किया नहीं है। अब मेरी बीवी और मेरा बच्चा जो है दोनों मुझे इस बात पे लताड़ते रहते हैं कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें उस तो कर लीजिए फोटोशूट, उसमें क्या। हाँ मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाँ करेंगे वाले में ही जो है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं यू आर अ लेजी पर्सन? कुछ मामलों में तो बिल्कुल। व्हाट स्टार साइन है? कैप्रिकॉर्न। बर्थडे 16th of January। जनवरी, ओके। कैप्रीज तो बहुत एक्टिव होते हैं। हाँ मतलब मैं बहुत ज्यादा अपने सनसाइन के हिसाब से जा नहीं रहा हूँ, मैं जिंदगी नहीं कंडक्ट कर पा रहा। मून साइन के हिसाब से तो नहीं कंडक्ट कर रहे। पता नहीं, मैं इन सब चीजों बहुत मानती नहीं, बट इंटरेस्ट रहता है, मैं क्यूरियस रहती हूँ। तो ये आपका मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि आप फ्लो के साथ चलना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली चीजों को नहीं लेते हैं, तो एक तरह से हेल्प भी मिलता है। एक तरफ से बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होने की वजह से आप स्ट्रेसफुल भी नहीं होते हैं। अप्रोच हाँ नहीं अच्छा स्ट्रेस तो देखिए, स्ट्रेस का ऐसा है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हाउ सिक्योर यू आर फाइनेंशियली एंड अदरवाइज इन योर लाइफ। कम से कम मेरी उम्र में तो आदमी को ऐसा ही, क्योंकि व्हेन योर किड इज ग्रोइंग अप, व्हेन यू हैव अ फैमिली टू प्रोवाइड फॉर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्ट्रेस सिर्फ इतना होता है। मेरा स्ट्रेस सिर्फ इतना है, मोर देन फाइनेंसेस। फाइनेंसेस तो ओके है कि I should be getting more interesting work. You know, if I've come into the media at this point of time in my life, otherwise I was doing theatre. और थिएटर में मुझे बड़े इंटरेस्टिंग काम करने को मिल रहा था। तो अब आके मुझे जो है ना वही काम जो 30 साल से, तो वो मतलब ऐसे अगर if there is a dream, then the dream is that, the aspiration is that I should get interesting roles to play. अब वो कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है वो तो मेरी किस्मत पे है और सामने वाले की कृपा पे है जो काम देता है। कर्म और किस्मत दोनों को मानते हैं कि सिर्फ किस्मत को? नहीं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। Who inspired you to become an actor? It was your decision or someone inspired you? No, actually it happened initially by accident, but then I met a person called Sabyasachi Devbarma. Okay. Was this maverick theatre person, very talented, very knowledgeable, but she was a bit of a eccentric maverick person. I was in my 12th standard. I was very inspired by him. I was very influenced by his persona, his way of looking at things and stuff like that. So that was a big influence on me. And then I joined engineering, but I had no interest in engineering. So I used to go to NCP library, sit down there and read about theatre, because he had suggested that you can go to 92, 93 उस जमाने में जो है ना, access to information was not that easy. These were pre-internet days. तो तब जाके हम तो एनसीपी लाइब्रेरी चले जाते थे, वहां पे पढ़ते थे। इट्स अ रीडिंग रूम, कांट ब्रिंग बुक्स होम। तो वहां बैठते थे, सुबह से शाम तक पढ़ते थे। फिर कालांतर में ये हुआ कि नादरा जी से मुलाकात हुई, तो उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो शाम को ग्रुप में रिहर्सल करने जाते थे, सुबह से शाम तक जो है एनसीपी लाइब्रेरी में बैठते पढ़ते थे थिएटर के बारे में, जो भी हाथ में आया, वेदर इट इज थिएटर थियरी, थिएटर हिस्ट्री, थिएटर आर्किटेक्चर, प्लेज, एवरीथिंग। I used to read there and then come to
एकजुट करी। तो ये सिलसिला चलता रहा शुरुआत के करीब 4 साल तक। तो थिएटर के बारे में पढ़ने से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? बहुत ज्यादा। और थिएटर के बारे में पढ़ने से ये पता चला कि थिएटर सिर्फ उतना नहीं है जितना कि स्टेज पे कुछ लोग, bunch of people coming and enacting out a story. It's not about that only. There is a lot of other things which go around it and which goes behind it to make that thing happen, to make a show happen. उसके पीछे इतनी सारी थियरीज है, इतनी सारे आइडियाज है, ये पहले पता ही नहीं था। तो जब पढ़ा तो पता चला, तो जितना पता चला उतना उसमें घुसते गए। तो अभी भी आप थिएटर करते हैं? अभी जी। रिसेंटली मैंने कुछ पिक्चर्स आपकी देखी थी जो आपने पोस्ट की थी, कहीं आप कलकत्ता में कुछ तो आपका अभी कुछ प्ले था? अभी है कलकत्ते में, 28 नवंबर को है। इससे पहले हम लोग अभी बेंगलोर में कौमुदी नाम से एक प्ले है, उसका शो करके आए हैं रणशंकरा फेस्टिवल। बेंगलोर में रणशंकरा एक थिएटर है, बहुत रेप्यूटेड थिएटर है, उसका एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में हमने कॉमेडी किया। उससे पहले पुराने चावल नाम से हम लोगों का एक कॉमेडी प्ले है जो हम लोगों ने बहुत जगह किया। दिल्ली में किया हमने मल्टीपल टाइम्स, हमने लखनऊ में किया, बहुत सारे शहरों में किया, अभी बेंगलोर में किया, अभी हम लोग कलकत्ते लेके जा रहे हैं। सो थिएटर इज समथिंग दैट आई कीप ऑन डूइंग। वो तो नहीं छूटेगा, वो तो साथ में करते रहेंगे। आई ऑल्सो sort of identify myself more as a theater person than anything else. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का जमा जो है वो ये नहीं हो सकता है कि हिंदी फिल्म और वेब सीरीज में पार्श्व अभिनेता, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। सिर्फ मैं पूरी जिंदगी का जो है ना, ये मेरा सम टोटल नहीं हो सकता। मैं थिएटर करता हूँ और साथ में ये भी करता हूँ परिवार पालन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, ये हो सकता। तो चुनना अगर पड़े तो थिएटर में स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हैं, तालियां सुनना ज्यादा पसंद है या कैमरे के पीछे से एक्शन और कट? अभी तो दोनों बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले तो ये था कि पहले अगर ये सवाल आप आज से मुझसे 5 साल पहले पूछती तो विदाउट डाउट मैं कह देता कि थिएटर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया है फिल्म और कैमरे की विधा को लेके। मुझे उसमें अभी बहुत सारा थिएटर नजर आने लगा। ओह, दैट्स अ गुड वे टू लुक एट इट। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि पहले मुझे उसमें एक मेंटल मेरा ब्लॉक ये था कि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है ना, मुझे लगता है कि मतलब जो मैं सोचता हूँ और जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसके बीच में बहुत सारा टेक्निकल पैराफिनीलिया नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई पेंटर सोचता है तो उसके पास एक कागज और एक रंग होना ही काफी होता है उसको ना, वो अपनी सोच को पेंटिंग में बदलने के लिए। तो उसके बीच में अगर 36 टेक्निकलिटी आ जाए तो फिर वो उस सोच में बहुत सारा जो है ना उसे रुकावट आती है। तो मुझे फिल्मों को लेके हमेशा ये बात लगती थी पहले कि इट्स सो टेक्निकल, कि टुकड़ों टुकड़ों में बनती है, फिर ऐसा होगा, फिर आपको कैमरा, लेंस, फिर लाइट्स और ये और वो। थिएटर के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए, यू नीड अ बंच ऑफ एक्टर्स एंड मतलब आप यू कैन क्रिएट एनीथिंग। अभी मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टेक्निकलिटीज जो है ना इतने हाथ के अंदर आ गई, इतना देर आपके गिरफ्त के अंदर है कि अब आप फिल्मों में भी कुछ भी कर सकते हैं। यू आर जस्ट लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स। Otherwise, you can do anything. You can create anything, and you can do any kind of work that you please. तो मुझे ये बात बहुत मजेदार लगती है और मुझे लगता है कि फिल्मों में एंड बेसिकली कैमरे के सामने आप कुछ भी करें, उसमें बहुत सारा और आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। अभी जिस तरह का काम जो है कई बार मार्केट में आ रहा है, या जो काम अगर रिलीज नहीं भी हो पा रही है लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग काम होता हुआ नजर आएगा। जैसे ऑल वी इमेजिन इज लाइट जो फिल्म है, कमाल की फिल्म उन्होंने बनाई है। या लापता लेडीज, देखिए कितनी सुंदर मूवी बनी है।
तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि, और लापता लेडीज में कितना मजेदार बात है कि कोई भी सो कॉल्ड सेलेबल स्टार नहीं है, कोई भी। मतलब अगर ले दे के कोई है तो रवि किशन जी है, बाकी तो कोई है मतलब उस तरीके से बहुत नॉन फेस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो वाला कमर्शियल एलिमेंट ना होते हुए भी आप एक कहानी को लेके और मजेदार तरीके से कहानी को कहने का जो तरीका है, तो उसमें मुझे बड़ा थिएटर नजर आने लगा। तो आजकल मुझे कैमरे के का काम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इस वजह से। तो मिर्जापुर करने के बाद और जो दूसरी आपकी अभी सीरीज आई है उसके बाद जब आप थिएटर करते हैं तो लोगों का उत्साह और बढ़ता होगा आपको देखने के लिए? फर्क तो पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है और मुझे लगता है ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग शायद इस बात से आ जाएं कि भाई इसमें कुमुद मिश्रा काम कर रहे हैं या इसमें शुभ्र ज्योति काम कर रहे हैं, उसलिए शायद देखने आ जाए। उसके बाद अगर नाटक पसंद करके चले जाएं तो शायद हो सकता है, हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो फिर से आएंगे, तो दर्शक तो बढ़ेंगे इससे। तो मुझे तो अच्छी बात लगती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। कमर्शियली अगर चूज करना हो, जैसे कि आपने बोला कि परिवार का पालन करने के लिए दो में से एक चूज करना पड़े कि एक प्ले का ऑफर भी है और एक सीरीज या कुछ फिल्म, तो क्या चलेंगे? फिल्म है अभी तो फिलहाल तो जो वही फॉर मनी या एब्सोल्युटली, वो तो मतलब इट्स नॉट अ सिनिकल चॉइस आल्सो, इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस। ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जो है ना, ये तो आप सिनिकल हो गए हैं लाइफ को लेके या पैसे के अलावा कुछ नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल। आपको आप इसलिए भी कई बार कर लेंगे कि आप वो जो पैसा आएगा उससे आप नाटक भी कर पाएंगे। तो बिकॉज मनी इज नॉट अबाउट जस्ट लिविंग योर लाइफ, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग यू दैट इंडिपेंडेंस, दैट ऑप्शन टू चूज। वो भी तो आपको पैसा देता है ना। तो इस वजह से जो है ना, मैं वो कर लूंगा। वो करने के बाद ये होगा कि मुझे शायद नाटक करने का मौका मिले और ज्यादा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस वक्त तो मैं फिल्म चूज कर लूंगा और बाद में नाटक कर लूंगा। So how was the experience working in Mirzapur? The character? अरे बहुत ही मजेदार, बहुत ही पीपल तो मतलब so they became lifetime friends. द राइटर पुनीत कृष्णा, वो और करण अंशुमन जो उसके मेन क्रिएटर थे, और गुरमीत जो और एक डायरेक्टर थे उसमें, गुरमीत, और ये सारे लोग जो है ना दोस्त हो गए। और ये मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है, मैं जो है ना एवरेज भाग्यवान रहा हूँ लाइफ में, मतलब एवरेज लकी रहा हूँ हर चीज में। सिर्फ एक चीज में मैं सुपर लकी रहा हूँ, वो है दोस्तों के मामले। ओके, आई हैव ऑलवेज हैड फैंटास्टिक फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका उतना अच्छा दोस्त साबित हो पाया कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दोस्त मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग हैं, करण हैं या गुरमीत हैं या पुनीत है, जिनको मैं मिर्जापुर सीरीज के जरिए से मिला, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे। मतलब गुरमीत ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा और पुनीत का इस बात पे कंपटीशन है कि आपको बड़ा रोल कौन देगा हम दोनों में। तो मुझे लगता है ऐसा दोस्त ही सोच सकता है, ऐसा कोई और कैसे सोचेगा। इतना ट्रस्ट उनको कि अगर वो एक बड़ा सब्सटैंशियल रोल मुझे देते हैं तो वो मैं निभा ले जाऊंगा, इस बात का ट्रस्ट। और उन्होंने बहुत सारा काम तो नहीं किया मेरे साथ, तो मिर्जापुर का ही काम देखा है मेरा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है मिर्जापुर से मुझे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। एंड वी स्टिल समटाइम्स ट्राई एंड मीट। पुनीत से तो बहुत मुलाकात हुई अभी, क्योंकि जो ये है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर है, उसके क्रिएटर, शो रनर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, वो सब पुनीत ही थे। उन्होंने मेरी कास्टिंग करी उस सीरीज में, और वो भी साल भर पहले, मतलब जब हमने शूटिंग शुरू करी उससे एग्जैक्टली 1 साल पहले उन्होंने मेरी कास्टिंग करी थी। उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये सीरीज बनने वाली है साल भर बाद, और मैं चाहता हूं कि आप उसमें काम करें ये वाले रोल में। और तो मेरी और तिलोत्तमा की कास्टिंग जो है वो
सीरीज शुरू होने से साल भर पहले की थी। और वो लुक किसने डिजाइन किया था वो आपका पुनीत ने। टकले वाला? वो पर्पसली इट इज डिजाइन पुनीत ने, लगा हाँ, he had that in mind. हाँ, सो इट गिव्स यू डिफरेंट लुक Yeah, ऑलटुगेदर। yeah. तो फैमिली का एक्चुअली आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था आपके उस लुक पे? बाल एकदम टकला वाला जो लुक है आपका। अब जो है ना, मेरी शादी को बहुत सारे साल हो गए, अब ना सारी कलाई खुल गई है। अब कुछ रिएक्शन के परे जा चुके हैं। अभी नवंबर में हमारी शादी को 25 साल होने वाले। क्या रिएक्शन होगा वाइफ का? वही सेम ओल्ड, वही आदमी है, चाहे बाल मुड़वा ले, चाहे बाल रख ले, चाहे लंबे कर ले, चाहे छोटे कर ले, आदमी तो वही है। शी इज रिजाइन टू द आइडिया दैट शी इज मैरिड। और आपको पसंद करने वालों का क्या रिएक्शन था उस लुक पे? बहुत बहुत अच्छा, सबको बहुत पसंद आया। बहुत लोगों को ये बात अच्छी लगी कि मतलब एकदम ही अलग सा लुक है। मैंने एक फिल्म देखी थी असल में बीच में, जिसमें जॉनी डेप थे एंड ही वाज प्लेइंग अ गैंगस्टर। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फिल्म, इट्स क्वाइट अ फेमस फिल्म। उसमें उन्होंने ऐसे बाल मुड़वा के जो है ना, उनका ऐसा ऐसा एक लुक था। अफसोस की बात यह है कि मैं जॉनी डेप जैसा नहीं दिखता, लेकिन मुझे फिर भी ये लगा कि ठीक है, मतलब लुक वाइज वी आर ट्राइंग समथिंग एल्स। It was great. I had shaved my head so that I can put that wig. तो वो विग भी लगाना रोज एक इवेंट हुआ करता था शूट पे। वो क्योंकि उसमें वक्त लगता था। पहले सर में हल्का हल्का जो भी थोड़ा बहुत बाल आ जाते थे, क्योंकि आपने शेव किया है मान लीजिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आप फिर से शूट पे आए, तो पहले हेड शेव फिर से किया जाता था। उसके बाद सर पे एक वो लगाया जाता था एंटीसेप्टिक, क्योंकि नहीं तो आप ग्लू लगा के वो विग लगाए तो बहुत जलता है। तो एंटीसेप्टिक लगा के थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वो लगाया जाता था। तो मजेदार था, बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। दोनों विलेन्स को कंपेयर करें तो कौन सा विलेन आपको बेटर लगता है? ये कॉमेडी करने वाला या मिर्जापुर का? नहीं, देखिए ये रोल ज्यादा सब्सटेंशियल था। इसमें ये सिर्फ विलन नहीं था। देयर वाज, हम लोग उसके पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, उसके साथ उसकी बीवी का जो रिलेशनशिप है, मैं सीए टॉपर की बात कर रहा हूँ, उसकी बीवी के साथ जो उसके डायनामिक्स हैं, जो चेंज होते हैं, जो फिर से जुड़ जाते हैं, जो और दोनों के रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव है, पहले वो इग्नोर करता है, फिर देन ही इज बाइंग फॉर अटेंशन फ्रॉम हिज वाइफ। वो वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसमें। रतिशंकर का कैरेक्टर अगर और बड़ा होता और लंबा होता तो शायद ये सारे एस्पेक्ट्स को टच करता। उस वजह से उसमें गुंजाइश भी थी सीए टॉपर में कि आप उस कैरेक्टर के अलग अलग पहलू को एक्सप्लोर करते। रतिशंकर शुक्ला में वो गुंजाइश नहीं थी बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल, लेकिन जिस तरीके से वो मिर्जापुर की कहानी डेवलप हो रही थी, उसमें रतिशंकर वाज इन्सिडेंटल टू द होल स्टोरी, और उसका उतने ही होना उसकी सार्थकता थी। क्योंकि ये बात भी हुई जब हम लोग शूट करने लगे कि अरे यार इसका रोल जो है ना बहुत, इसको बढ़ाते हैं क्या, और ये वो, तो मुझे लगा कि वो मतलब वो जो है ना, वो टेम्पररी एक एंथुसियाज्म होता है जिसके लिए ना, यूफोरिया होता है जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि अरे ये, लेकिन जो लिखा हुआ है वो काफी सही लिखा हुआ है। मिर्जापुर इतना पॉपुलर सीरीज इसलिए बनी क्योंकि वो लिखा हुआ बहुत सही लेंथ और सही तरीके से, तो इस वजह से इट रेजोनेटेड विद पीपल आई गेस। एंड मिर्जापुर का जो विलेन था वो बहुत सीरियस था, ब्रूटल था, whereas this guy is full of comedian shades। हाँ, तो मिर्जापुर में ये वाला, हाँ, क्योंकि दोनों की मुझे लगता है स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग भी अलग है। दिस इज मच मोर क्वर्की, this सीए टॉपर इज मच मोर क्वर्की, स्लाइटली कॉमिक स्पेस। मिर्जापुर बिल्कुल ऐसा नहीं हो, ज्यादा ग्रिटी, ज्यादा गोरी, वो ज्यादा उस तरह का था, तो दोनों में फर्क है इस वजह से। तो विलेन ही आगे करेंगे या मेन लीड? मेन लीड भी तो खैर प्रैक्टिकल नहीं है सोचना, लेकिन
विलन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए क्योंकि उसमें करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खासकर जब आप सीए टॉपर जैसा रोल देखते हैं जिसमें वो विलन है, वो नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो वो वाली बात जो है ना दर्शाने के आपको मौके मिलते हैं। मुझे ये लगता है कि इस तरह का रोल्स अगर मिले तो ठीक ही है, बुरा क्या है इसमें। And what next? What else is coming up, which the audience should know? अभी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं फिलहाल। एक ये है आपका जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग खत्म हुई है। Okay. उसमें आई एम प्लेइंग अ स्मॉल रोल। देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आई एम इन टॉक्स विथ, out of which one of the things I am very very excited about, but I am not at liberty to talk about it right now. So it's a series or a film? It's a series. Okay. And again a villain? हाँ, एक Okay. तरीके से What villain। kind of villain? अब आप जो है ना ऐसे 4 सवाल और Spoilers. पूछेंगे तो बात But आप नाम नहीं ले रहे ना सीरीज का? नहीं उसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि स्टिल एट अ वेरी फ्लूइड स्टेज, डिस्कशन स्टेज पे है, तो हो सकता है कि कल को ना हो। वो ऐसे तो बहुत सारी चीजों की बातें होती हैं, फिर वो मटेरियलाइज नहीं होती। सिंस अभी आपको सब लोग पहचानते हैं, जान रहे हैं, और आपका काम भी सबको दिख रहा है, फाइनेंशियली भी, एज यू सेड कि कमाने के लिए ये बेटर है, अदरवाइज थिएटर आपको पसंद है, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त अभी चल रहा है? It's very tough to say. Very tough. प्रेजेंट में अगर जो जीना पसंद करते हैं उनके लिए easy है ये सवाल। हाँ, एक्चुअली प्रेजेंट तो हमेशा अच्छा ही होता है। Exactly. लेकिन मुझे आजकल पुराने दिनों की याद बड़ी आती है। याद तो सबको आती है, बट आपको नहीं लगता कि प्रेजेंट में जो जीते हैं उनका जो फंडा होता है वो ये होता है कि द बेस्ट टाइम इज नाउ? Yeah, and Aren't you happy? I'm very इतना happy. अच्छा काम आपका लोगों को देखने को मिल रहा है। I'm actually looking forward to future a lot these days. Okay. So the best time is yet to come, is what you're trying to say. Yeah, to a certain extent, yes. सर, आपको लगता है समाज के विकास के लिए एक अभिनेता और एक अभिनेत्री की एक भूमिका होती है, और होती है तो क्या और कितनी? पता नहीं, मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान जो समाज में रहता है उसकी एक भूमिका होती है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आप जैसी राइटर हो, या कैमरे के पीछे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं वो हो। मुझे लगता है कि हम सबकी अपनी भूमिका होती है। मुझे ये लगता है कि समाज सेवकों से ज्यादा सामाजिक लोगों की जरूरत है। मतलब सब अपना अपना काम अगर सही से करेंगे तो समाज अपने आप जो है वो प्रगति करेगी। मुझे ये लगता है कि हम अपना काम जो है ना सही से करने में थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं। अगर वो ना करें, अगर सब अपना अपना काम जो है वो अच्छे से करें। एक बंगला नाटक बहुत साल पहले लिखा गया था, उसकी कुछ लाइनें ऐसी थी जो हिंदी में कुछ ऐसा बनता है कि हे भारतवर्ष तुम थे साधना की नगरी, जहां पे मोची का जूता सीना भी साधना थी और जुलाहे का सूत काटना भी साधना थी। जो भी अपना काम जो है वो पूरे मन से करेगा तो समाज के प्रोग्रेस के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत, सबको अपना अपना काम सही से करने की जरूरत है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का भी ये है कि मैं अपना काम अगर पूरी ईमानदारी से कर पा रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई सामाजिक काम कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को आप मंच पे देखते हैं, चाहे वो स्टेज पे हो, थिएटर में, या फिर फिल्म के पर्दे पे, या आप ओटीटी पे देखते हैं, उनकी भी तो भूमिका होती है। बिल्कुल होती है, सबकी भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि कितनी जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ, लेकिन मुझे जैसे कि मैंने कहा कि जिम्मेदारी वाला काम तो है, लेकिन वो अपना काम अगर सही से कर रहे हैं तो ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छे अभिनेता है और वो अभिनय सही से कर रहे हैं तो वो भी सामाजिक काम है एक लेवल पे, क्योंकि अगर मैं उनको देख रहा हूँ, आप उन्हें देख रही हैं और उससे आपको जो है ना किसी भी तरह की आनंद मिल रहा है, प्राप्ति मिल रही है किसी भी तरह का, तो वो सामाजिक कर्म है। या कुछ भी अगर वो कह रहे हैं वहां पे, वो बात आपके दिलों तक पहुंच रही है तो वो सामाजिक कर्म है। अब जैसे इतने सारे डिस्ट्रक्टिव
कैरेक्टर्स आते हैं स्पेशली ओटीटी में, जैसे कि विलेन का या दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं और समाज के लिए भी होते हैं, तो क्या लोगों को उसे एंटरटेनमेंट के परसेप्शन से ही लेना चाहिए या फिर कैरिड अवे नहीं होना चाहिए? आपका क्या मैसेज है? नहीं, कैरिड अवे होने का तो सवाल ही होते हैं, पैदा नहीं लोग होता होते है, हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये तो बहुत बेवकूफी की बात है कि आप कहानी सुन के जो है ना उसके बट लोग ऊपर से जो करते है हैं ना- वो बेवकूफ। नहीं नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये होता है, देखिए, कहानी में बहुत दम होता है। हाँ, कहानी, हम महाभारत की कहानी सुनते आए हैं, रामायण की कहानी सुनते आए हैं, इलियड ओडिसी पढ़ते आए हैं। वो सारी कहानियां जो हैं उनकी उनकी अपनी एक, उसके अंदर एक दम है। और वो जैसे बुंदेलखंड एरिया में आला उदल की कहानी है, जो वहाँ का फोक एक गीत का तरीका है, आला उदल की कहानी वो गा के सुनाते हैं। तो उसके दौरान बाकायदा उनको सिक्योरिटी वहां पे, क्योंकि सुनते सुनते लोग गरमा जाते हैं। तो कहानी कहना और कहानी में अपना एक दम होता है, बिल्कुल। लेकिन कहानी के जरिए से किसी को उकसाना, ये तो मंशा नहीं है। मतलब इसका मतलब तो हम फिर हमेशा परियों की कहानी पे ही रुक जाएंगे, महदूद हो जाएंगे। होते हैं। तो ये है कि समाज का एक प्रतिफलन तो आपको, और एज एन आर्टिस्ट आप जो समाज में देखते हैं उसको रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन जो है आपका आर्ट होता है। तो आपका तरीका ये है रिएक्ट करने का कि आप उसको कहानी के जरिए से पिरोते हैं, आप अभिनय के जरिए से उसको सामने रखते हैं। अगर वो देख के कोई कहता है कि हाँ ये जो है ना, ऐसा गुंडा बनना मेरे लाइफ का वो है, एम्बिशन है, तो मुबारक हो उसको, क्या बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो सर, जो सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन की बात हो रही है ओटीटी के लिए भी, उस पे आपका क्या टेक है? ये सेंसर जो है ना, सेंसर अपने आप में मुझे नहीं लगता है कि सेंसर करना ही गलत है, कि कुछ कुछ बातों पे अंकुश लगाना गलत है। लेकिन ये अंकुश कभी जो है ना सिर्फ कुछ बातों तक महदूद नहीं रहती। ये जो सेंसर वाले कॉन्सेप्ट से जो आर्टिस्ट कम्युनिटी बिदकती है, वो इसलिए क्योंकि सेंसर फिर वो एक स्लिपरी स्लोप है। यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू एंड। तो हर बात पे, क्योंकि कोई ना कोई तो किसी ना किसी बात पे ऑफेंड होगा। आपके 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं, और नाराज होने के लिए इतने सारे बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे ऑफेंड हो रहा है। तो कल तो मेरे लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा कि जो है ना उस बात पे भी पता नहीं कौन ऑफेंड हो जाए कि मेरे शर्ट का रंग क्या है उस बात पे। तो फिर सेंसर जो है वो एक ओप्रेसिव फोर्स की तरह से सामने आ जाता है। इस बात का डर है लोगों को। जब तक वो नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि एक लेवल तक सेंसरशिप वैसा ही है जैसे कि ट्रैफिक की लाइटें हैं। अगर नहीं रहे तो देखिए जहां पे ट्रैफिक लाइट बंद होती है तो बम्बई शहर में क्या ट्रैफिक की हालत होती है। तो लोगों का ये कहना है और मानना है कि हमारे देश का जो कंटेंट है उसे तो एक तरफ छोड़िए, जो बाहर का कंटेंट परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है डब करके, वो भी मतलब इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या ऐसा है जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है? उसको अगर सेंसर किया जाए तो उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। देखिए बाहर के कंटेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट फ्रैंकली, लोगों को सिर्फ एक्सप्लिसिट सीन्स से प्रॉब्लम है, उनको सेक्सुअल कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं, डिस्ट्रक्टिव से भी है। डिस्ट्रक्टिव क्या है बाहर डिस्ट्रक्टिव है जो मिर्जापुर में नहीं था? एक्चुअली इससे भी ज्यादा है कुछ कंटेंट्स में है। हाँ, लेकिन बात इसकी है कि आपके शहर में आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, किसने किसका सर काट दिया 10 रुपए के झगड़े में। तो फिर आप उसको सेंसर करेंगे क्योंकि वो तो ओरिजिनली हुआ है लाइफ में। तो वो जानने की जरूरत क्या पाठकों को नहीं है? अगर न्यूज़पेपर में निकलता है वो क्या गलत है? तो ये तो आपके समाज में हो रहा है ना। आपके समाज में जो हो रहा है उसी का एक प्रतिफलन दिखाया जाता है और उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। यही मेरा कहना है। क्योंकि कुछ लोग कैरिड अवे होते हैं ये देखकर कि अरे सो एंड सो गुंडे पे फिल्म बनी है या सो एंड सो माफिया पे फिल्म बनी है, तो मैं अगर ऐसा कुछ कर लूं तो कल को मेरे पे भी फिल्म बनेगी, मैं लेजेंड हो जाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ लोग कैरिड अवे होते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, ग्लैमराइज जब हो जाता है। लेकिन मुश्किल ये है ना कि अगर आप ये सोच के कब तक जो है ना काम करेंगे,
ऐसे तो आप फिर काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो भी समाज में हो रहा है आप उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब समाज में नहीं होगा तो आप नहीं दिखाएंगे। आप कोई पान सिंह तोमर, वो एक डकैत थे, लेकिन वो एक फौजी भी थे, वो नेशनल लेवल के रनर भी थे, एथलीट भी थे। उनको बाद में डकैती करनी पड़ी। अब वो फिल्म देख के अगर कोई ये सोचता है कि मैं भी कल को जो है ना डकैत बनूंगा, तो वो ये कोई बन सकता है। आप अगर इस पॉसिबिलिटी से कौन इनकार करे, क्योंकि दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात इसकी है, उस शख्स की कहानी कहना जरूरी है जो फौज में था, जो रनर था, जो घर के जो झगड़े हुए जमीन को लेके, उसमें उसकी हक तलफी हुई, और उसके रेबेलियन में जो डकैत हालात, तो आप हालात की कहानी कह रहे हैं असल में। उसी तरीके से इंस्पायरिंग कहानियां हैं, जैसे 12th फेल है, कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। एक लड़के की कहानी है, रियल लाइफ कैरेक्टर है, लेकिन वो कहाँ से निकला, चंबल जैसे एरिया से, बेंड मोरेना, वो सब एरिया से निकल करके वो आदमी पढ़ाई लिखाई करते हुए रिलेंटलेस, उसका जो है ना एक वो है, उसका उसकी उसकी क्या कहते हैं, उसकी एफर्ट्स है, जिससे वो आईपीएस अधिकारी बने। तो वो कहानी भी तो है। अगर आपको इंस्पायर होने के लिए वो कहानी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही चाहिए, तो ये फिर आप देख लीजिए ना। और जैसा कि कहते हैं कि जहाँ ज्यादा ताले लगते हैं वहीं चोरियां होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री ना। हाँ हाँ, अंकुश लगाने से कोई चीजें सॉल्व नहीं होती। मतलब नहीं तो, मतलब अमेरिका में एक जमाने में 60s में, 40s में, 50s में आपका जब प्रोहिबिशन का दौर था, जब उन्होंने शराब बैन कर दिया था, सबसे ज्यादा क्राइम उस वक्त ये अल कपोने, ये वो हम जो कहानियां सुनते हैं, इटालियन माफिया वगैरह, तब सबसे ज्यादा अवैध शराब के धंधे में सबसे ज्यादा। तो उसी तरीके से आप जिस चीज पे उस तरह का अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज्यादा फैलेगा। So what is next? What is coming up? Apart from the one you don't want to take the name of. Yeah, apart from that, there is another Jolly LLB you mentioned. Yeah, and there is another movie. Again, I can't take names. And I am also slightly excited about a play that I'm going to direct for Adyam. Adyam is a festival of theatre which has been happening for quite a few years now. The main patron behind the festival is the Aditya Birla Group. वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, कमीशन करते हैं कुछ 5 से 6 नाटक, और उसका एक फेस्टिवल कराते हैं, नए नाटक। तो उसमें इस बार हमारे ग्रुप का, डी फॉर ड्रामा, जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उस ग्रुप का एक नाटक, डी फॉर ड्रामा जी, That's your own group? It's a group of a few friends. People, yeah. हाँ, मतलब मैं हूँ, कुमुद हैं, घनश्याम हैं, हम लोग 4-5 लोग हैं जो उस ग्रुप का हिस्सा हैं। मतलब ऐसा कोई उसके ऊपर कोई ओनरशिप नहीं है, बस ये है कि हम लोग काम करते हैं वहाँ लगातार। तो हम लोग एक स्लूथ नाम से एक बहुत फेमस नाटक है, एक ब्रिटिश प्ले है, वो करने वाले हैं हिंदी में, उसका एक वर्जन करने वाले हैं, और उसमें कुमुद मिश्रा और सुमित व्यास ये दोनों अभिनय करेंगे, और उसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो वो मार्च में ओपन करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो सर, जैसे कि आप जो सीरीज करते हैं या जो फिल्म करते हैं, उस पे आपका कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर आपको दिया जाता है, जो लाइंस आपको दी जाती है, वो आप परफॉर्म करते हैं, ऑफ कोर्स फॉर मनी एंड द प्रोफेशन यू आर इन। लेकिन जो प्ले आप करते हैं, उसका लेखन और उसका डायरेक्शन वो आपके हाथ में है। तो फ्यूचर में समाज को प्रेरणा देने के लिए क्या आपका कोई प्रयास है, जो आप इस तरह का कोई प्ले बना रहे हैं या लिख रहे हैं? प्रेरणा देना जो है ना, बहुत बड़े लोगों का काम है, हम बहुत छोटे आदमी। तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं काम? ऐसा भी नहीं है, हमें जो चीज जिस वक्त समझ में आती है हम उसके लिए काम करते हैं। उससे किसी को कला के लिए, हाँ, मतलब आई जस्ट किस बात से करता हूँ, एक वाक्य में ये बात समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि हम काम करते हैं बस, कभी ये समझ में आता है, कभी वो समझ में आता है, कभी ये नाटक पसंद आता है तो वो कर लिया, कभी वो नाटक पसंद आया तो वो कर लिया। अब वो उस वक्त जो नाटक पसंद आ रहा है वो किस बात से आ रहा है,
वो कोई भी बात हो सकती है, वो आपकी मनस्थिति हो सकती है उस वक्त की, उस वजह से शायद वो और हो पसंद सकता है आ वो रहा है। मनस्थिति बाद में ना हो। हाँ, बाद में ना हो, बाद में अगर वही नाटक अगर मान लीजिए उस वक्त मैंने नहीं किया और 3 साल बाद फिर से उस नाटक को रिविजिट किया, मे बी आई वुड नॉट लाइक टू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू द सेम थिंग। तो यू आर जस्ट एन आर्टिस्ट और अपनी या आर्ट को दिखाना चाहते हैं, या पानी की मतलब तरह हाँ, साफ है, जो रंग मिला दो, अब मतलब हाँ, जो मतलब ये शेड तो मिला आपने दो वो बहुत कैरेक्टर। पोएटिक तरीके से कहा। मुझे हाँ, लगता है कि हम मजदूर आदमी हैं, जो भी काम मिले वो करते जाते हैं बस। मजदूर आर्टिस्ट। जी, बिल्कुल। सर, आप आलोचना और अस्वीकृति को कैसे संभालते हैं? मुझे लगता है कि आलोचना बहुत जरूरी चीज है और उसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लग सकता है कि आलोचना मोटिवेटेड है। मुझे आलोचना से, इवन इफ इट इज मोटिवेटेड, देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद आलोचना। अस्वीकृति जो है, इस शब्द का अंग्रेजी क्या होगा वो अपने आप में जो है ना, आपको देखने की जरूरत है। अगर उसको थोड़ा सा हम मानी बदल के देखें तो मुझे लगता है अगर मुझे इग्नोर किया जाए या अलूफ कोई हो जाए, मुझे लगता है कि मैं अगर काम करता हूं, आप कहिए मुझे कि आपका काम अच्छा नहीं लगा, आपने बहुत ही खराब काम किया, आई ट्राई टू डू इट बेटर, देन आई हैव अ पॉइंट कि ओके, शी डिड नॉट लाइक माई वर्क। लेकिन अगर उसका जिक्र ही नहीं करते आप, तो मुझे उस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे वो मुझे मुझसे मेरे लिए मुझे लगता है ये मेरी कमजोरी है। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, बट आई एम नॉट एबल टू understand this, and I'm not able to agree with it. Why would you ignore the fact that I have done this work? You might say that you did not like it, and that's absolutely valid, and I completely, sir, आपको पे आपका जो भी criticism है, but if you don't mention it only, if you don't talk about it only, then I have no reference, you know, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, फिर मैं क्या समझूं उस बात का। तो मुझे आलोचना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्वीकृति से मुझे, अस्वीकृति को मैं इस तरीके से ले रहा हूं, व्हेन यू इग्नोर और यू बिकम अलूफ टू माई, मुझे उस बात से तकलीफ होती। और सर, कहने का तरीका ये मायने रखता है? नॉट रियली। मुझे लगता है कि कई लोग बहुत रूडली बात को रखते हैं, लेकिन मैं कोई इस मिशन पे नहीं हूं कि अगर कोई रूड है तो उसको पोलाइट कैसे बनाऊं। या कोई लोग, हर आदमी है, उसका स्वभाव है, उसका तरीका है बोलने का। आपको उस बात को समझ के लेना पड़ता है कि वो आदमी कितना, जैसे भी कहे वो उस बात को, कोई भी तरीकाकार हो उसका, लेकिन वो कितना सिंसियर है अपनी बात को लेकर। इफ ही इज सिंसियर, शी इज सिंसियर, देन इट्स ओके। अगर वो रूडली भी कहे तो ठीक, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मुझे पर्सनली लाइफ में रूडनेस में प्रॉब्लम है। मैं, हाँ, मुझे जो है ना, मेरा पेट पीव है। मुझे ये लगता है कि आप, इसीलिए मुझे आजकल मैवरिक जीनियस से प्रॉब्लम है, जो लोग सेट के ऊपर चिल्लाते हैं या रिहर्सल फ्लोर पे गालियां देते हैं, चिल्लाते हैं। आई एम नॉट एबल टू हैंडल देम। मुझे बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों से। मुझे लगता है इससे 5% कम एबिलिटी वाले इंसान के साथ मैं काम कर लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। सर, अपकमिंग एक्टर्स के लिए जो थिएटर में है या जो थिएटर में नहीं है और एक्टिंग को परस्यू करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई खास मैसेज, कोई टिप आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? मुझे ये लगता है कि सबको जो है कोई थिएटर के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकायदा ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल पाया, मैं किसी थिएटर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाया, लेकिन मुझे बाकायदा ट्रेनिंग की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू लगती है। मुझे लगता है कि आपको पहले एक बाकायदा ट्रेनिंग की जगह ढूंढनी चाहिए, और आजकल बहुत सारे, और ये वर्कशॉप्स वगैरह, छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने से भी काम होता है। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, लेकिन मुझे लगता है कि एक अगर साल भर, 1.5 साल, 2 साल का अगर कोई कोर्स है, चाहे FTII हो, चाहे NSD हो, और भी इंस्टीट्यूट, MPSD मध्य प्रदेश में खुल गया है, चंडीगढ़ में इंडियन थिएटर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पटियाला यूनिवर्सिटी में है। वैसे आप अगर देखेंगे तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक
मास्टर्स डिग्री है थिएटर में, एक्टिंग में, तो बहुत सारे अलग अलग जगह खुल गए हैं। तो कहीं भर्ती हो जाइए, कहीं कर लीजिए, एक एक बाकायदा ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग कैसे काम में आएगा ये ऐसे आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काम में आएगा। क्योंकि जैसे किसी भी नौकरी को पाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, वैसे ही एक्टिंग की पढ़ाई की भी जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो इट मैटर्स ना, जब आप सेट पे देखते होंगे ट्रेन्ड एक्टर्स और नॉन ट्रेन्ड एक्टर्स में जी डिफरेंस जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस होता है। जो एनएसडी या ऐसे किसी जगह से ट्रेन होके आते हैं, एफटीआई ऐसे ट्रेन होके, देखिए आजकल कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स सारे, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे ये हो हमारे जयदीप अलावत हो, चाहे विजय वर्मा हो, ये सारे लोग कितने अच्छे अभिनेता है, रसिका दुग्गल, सब एफटीआई के स्टूडेंट्स रहे एक जमाने में। वो लोग वहां से निकल करके आए, इतना अच्छा काम कर रहे, इतने अच्छे एक्टर्स। उनसे पूछिए, मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग का बड़ा उनको उस बात का उनको फायदा मिला होगा। आपकी पसंदीदा फिल्म या फिल्में जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो एक्टर्स अभी भी आपको पसंद है? हाँ, मैं असल में कोशिश ये करता हूँ कि मैं एक्टर्स पे फोकस करने की जगह उनके एक्टिंग पे फोकस उनके करता हूँ। कैरेक्टर्स पे। हाँ, मतलब जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए, जैसे मतलब हर एक्टर के कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस आपको कमाल के लगते हैं। although Nasruddin Shah is a consensus choice for everybody, मतलब मैं ये बात कह के अभी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक्टर, एक एक्टर का नाम लिया जाए तो नसरुद्दीन शाह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि उनकी तरह अभिनेता जो है हिंदुस्तान में हुए होंगे तो हमें हमारी नजर से नहीं गुजरा, जस्ट बाय द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स दैट ही कुड प्ले। बाकी ऐसी फिल्में खूब सारी हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं। उसमें साउथ की कुछ फिल्में हैं, बंगाल की कुछ फिल्में हैं, जैसे सत्यजीत रे की 3-4 फिल्में हैं जो मुझे बहुत कमाल की फिल्में लगती हैं। ईरान की 2-3 फिल्में हैं, जैसे आपके असगर फरादी की फिल्में, सेपरेशन में जो कमाल फिल्म लगती है, या अदूर गोपाल कृष्ण की फिल्में हैं। इन दिनों जो केरला में जो फिल्में बन रही हैं, और आप कोई भी नाम ले लीजिए, मैं कमाल की फिल्में बन रही हैं। मुझे लगता है हाँ, इजी कर दिया लाइफ। मराठी में एक जमाने तक डॉक्टर जब्बार पटेल जब फिल्में बना रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में उन्होंने बनाई। उसके बाद एक बड़ा सा गैप आया था बीच में, लेकिन फिर से श्वास और ऐसी फिल्मों से फिर से जो है ना एक रिसर्जेंस हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनी मराठी में। अभी भी नागराज मंजुले की पैंड्री या इस तरह की फिल्में जो उन्होंने बनाई वो कमाल की फिल्में हैं। कोर्ट, कोर्ट चैतन्य तिम्हाने की फिल्म, हाँ कमाल की फिल्म है। एंड ऑल्सो अब तो डबिंग होके सारी फिल्म्स आपको देखने को मिलती हैं। सबटाइटल्स हैं, डबिंग है। तो अभी इसका तो सूचना का युग है, तो अभी तो चीजें ज्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं, फिल्में आ ही जाती हैं, अब तक पहुंच ही जाती है किसी न किसी तरीके से। अगर आप थिएटर में देख भी नहीं पाए तो कुछ दिनों में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती हैं, तो आप देख लेते हैं। लोग जब से ये कोविड का लॉकडाउन हुआ है तो ओटीटी पे जाने की लोगों को आदत पड़ गई है, तो लोग देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं। और पायरेसी के बारे में आपका क्या कहना है? पायरेटेड जो फिल्म्स लोग देखते हैं अलग अलग साइट से, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर्सनल चॉइस है, उससे बिजनेस काफी इफेक्ट होता है। बिजनेस काफी इफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि बिजनेस अगर ज्यादा इफेक्ट होगा ना, तो डर बस इसी बात का है कि फिर फिल्में बननी ही जो है ना उसी पे इफेक्ट हो जाएगा। तो जो चीज की आप पायरेसी कर रहे हैं, अगर वो नहीं बन पाई तो आप पायरेसी भी किस चीज का कीजिएगा बाद में। तो इस वजह से, हाँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा बचें। और आजकल इतना महंगा तो नहीं है, और एक महीने बाद तो आ ही जाता है ओटीटी। हाँ, आप ओटीटी पे देख लीजिए। आप थिएटर में जाइए, थिएटर में जाके देखने की बहुत जरूरत है। मुझे ये लगता है कि थिएटर ओनर्स को भी, या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि जो मल्टीप्लेक्सेस में टिकटों के रेट है, दर है, और टिकटों से भी ज्यादा जो समोसा और कोल्ड ड्रिंक का जो रेट है, पॉपकॉर्न का जो रेट है, हाँ, उस पे थोड़ा सा वो सोच विचार करें। ऐसी हमारी जो है ना उनसे सुझाव है। बाकी बिजनेस तो वो ज्यादा समझते हैं, हम नहीं समझते।
ताकि जो मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा जो पहले फैमिली आउटिंग की तरफ फिल्में देखने जाती थी, हमारे बचपन तक ये होता था। मुझे याद है कि बनारस में हम लोग फिल्में देखने जाते थे। सॉरी। और सर जो ये सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जो अभी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से काफी सारा बिजनेस होता था, और जो वो लोअर मिडिल क्लास जो हमारी ऑडियंस अब आ नहीं पा रही है थिएटर तक, उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या आपका मैसेज है? सिंगल स्क्रीन का जो है ना बड़ी एक ट्रेजेडी है, क्योंकि जैसे छोटे शहरों में ये हो जाता है, लोग फोन्स पे और इस पे डाउनलोड करके फिल्में देख लेते हैं, तो वो नहीं जा रहे थिएटर में। नहीं, एक तरह से सिंगल स्क्रीन के बंद होने की वजह से, कम होने की वजह से भी ये हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे छोटी जगह है ना जहाँ पे सिंगल स्क्रीन अभी भी मौजूद है, वहां पे भी लोग जा नहीं रहे फिल्म देखने। लोग इस बात को भूल चुके हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है कि ये बदलते समाज की बात है कि वो जो एक लार्जर देन लाइफ बड़े स्क्रीन पे आप जब साथ में बैठ के एक फिल्म को देखते हैं और स्पीकर में, हाँ, तो उसका जो आनंद है, हाँ, वो आनंद आपको कभी फोन पे, हाँ, या किसी और डिवाइस पे नहीं आ सकता। आप देख लेंगे। फोन ने लोगों को आइसोलेट कर दिया है, थोड़ा सा आइसोलेट तो किया ही है, लेकिन ये जो है ना टेक्नोलॉजी की बात है, उसके टेक्नोलॉजी की कूच है, उसको आप वो तो नहीं कर सकते, उसको रोक तो नहीं लगा सकते। चीजें बदल रही है। मुझे लगता है कि फिल्में जो बनाते हैं और फिल्में जो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, वो भी इस बात से अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे। सो आई थिंक it's a question of changing times. You cannot lament about what used to happen. You can lament, but the point is that there's no, you cannot keep on doing that. So you have to adapt to the newer changing circumstances. तो शायद मुझसे ज़हीन लोग हैं, वो तो समझ लेंगे। और जैसा कि आप कह रहे थे कि जो आनंद आपको बिग स्क्रीन में आता है, वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं आता। वो कैसे आएगा? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता। मतलब जो है ना, आप इतने बड़े, मान लीजिए ये जो दीवार हमें दिख रही है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपका पेरिफेरल विजन तक जो है ना, उसमें हम अपने सबसे चहेते स्टार्स को देख रहे हैं जो अभिनय कर रहे हैं और एक ड्रामेटिक सीन वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके साथ वो साउंड सिस्टम और वो सारा, और साथ में इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग साथ में, एक कलेक्टिव जो वो बात होती थी ना, 1-1.5 घंटे के लिए आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा रोमांच की बात होती थी हमारे बचपन में। अब धीरे धीरे वो सिचुएशन थोड़ा सा बदल, लेकिन अभी भी मल्टीप्लेक्स में अगर फिल्में लगती है, अभी जब शाहरुख खान साहब की फिल्में जवान और पठान और ये सारी बहुत चली, लोग गए देखने। स्त्री सेकंड पार्ट, वो भी बहुत चली। तो लोग, तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग फिल्में बनेंगी तो लोग जाएंगे देखने। बट आपको नहीं लगता आजकल की जनरेशन का थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रील्स स्क्रॉल करने की आदत हो गई है कि तो वो तो हर चीज को लेके है ना, वो सिर्फ फिल्मों को लेके नहीं है या इसको लेके नहीं है। उनको तो अभी तो पढ़ाई लिखाई में भी तो प्रॉब्लम, जब आप 20 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो आप पढ़िएगा कैसे? आप कोई भी काम कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स अपनाने चाहिए हमें या गवर्नमेंट? मुझे लगता है कि क्या स्टेप्स अपनाए, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है ना, हाँ, मुझे लगता है स्कूलिंग में वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे मैं ओपिनियन दूं, इससे अच्छा बढ़िया ये है कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो इस पे सोचे और मुझसे हमेशा बेहतर ही सोचेंगे। वो सजेशंस आपके? नहीं, मेरा कोई सजेशन नहीं इस बारे में। आई एम टू स्मॉलर पर्सन, आई एम टू अनक्वालिफाइड टू टॉक। ऐसे सोचते हैं आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े एक्सपर्ट्स की बात है, ये इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, एंड आई थिंक स्पेशलाइज्ड थिंग शुड बी लेफ्ट टू स्पेशलिस्ट्स। हर बात पे मैं ओपिनियन देने लगूंगा तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ट्विटर पे हर आदमी हर चीज पे ओपिनियन दे रहा है। और अपनी फील्ड के तो आप भी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, मैं अपनी फील्ड के बारे में बता सकता हूँ, वो भी मतलब एक हद तक बता सकता हूँ, मैं भी इतना बड़ा कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए क्या संदेश होगा आपका? कोई संदेश नहीं है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग इतनी देर तक हमको सुन पाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा जो है ना रैंट किया है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अड्डा अनफिल्टर्ड को प्यार देने के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये मतलब देखिए ना, मैं भी तो इसमें अभी हिस्सा ले लिया मैंने, तो प्लीज आइए देखिए इसको, अड्डा अनफिल्टर्ड को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारे लाइक्स दीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखते रहिए।